देश को अपने संविधान की वैल्यू नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो लाइफ में कभी ना कभी समझ ही जाएंगे कि वो गलत कहते हैं। वेल, आई वोंट कन्विंस देम, दे विल कन्विंस देमसेल्व्स इन फ्यूचर। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है जागृति और द वेलफेयर स्टेट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबको मिलवाने जा रहे हैं नागपुर के युवा मानसिकता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा आवाज से। और आज हमारे साथ है देव क्यावल। देव, स्वागत है आपका। देव बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में तीसरे वर्ष में अभी पढ़ रहे हैं और द जेनिथ ऑर्डर इस संगठन के सह संस्थापक भी है। देव नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया मतलब NSUI के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं। इन्होंने 2020 से जीरो ग्रेविटी जैसी अनेक संस्थाओं में अपना योगदान दिया और 2020 में ही इन्होंने द जेनिथ ऑर्डर इसकी स्थापना की अपने दो सहकारियों के साथ, जिनका नाम चैतन्य ध्रुव और लव्य खुशलानी है। देव ने अब तक 2 मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी ही मन आयोजित किए हैं और 20 से ज्यादा का इन्होंने अध्यक्ष पद भी किया है। देव लिखते भी है और इन्होंने अब तक हिंदी के 2 काव्य संग्रहों का प्रकाशन किया है और अभी ये आयरनी ऑफ आइडियोलॉजीज इस राजनीतिक टिप्पणी पर काम कर रहे हैं। देव समाज में बदलाव लाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। देव क्यावल से आज हम बात करेंगे और जानेंगे इनके विचारों और कार्यों के बारे में और भी गहराई से। हाय देव। नमस्ते। देव, 2020 में आपने द जेनिथ ऑर्डर की स्थापना की और मैं जानना चाहूंगी कि इसकी पीछे की कहानी क्या थी और ये भी जानना चाहूंगी द जेनिथ ऑर्डर आखिर है क्या और आप इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं पे अभी काम कर रहे हैं। जी, तो 2020 में तो मैं 16 साल का था और मेरे साथ दोनों ही मेरे सहकारी भी 16 साल के थे। तो 2019 के हमारे 10वीं के बोर्ड्स के बाद जब लॉकडाउन चला, तो लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हर जगह फैले हुए थे। तो उसी दौरान हमने भी पढ़ना शुरू किया था। हम सारे के सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उसी के वजह से हमने ऑनलाइन एम्यूएंस करना भी शुरू किया था, पार्टिसिपेट करना, जिसमें मैं हमारे आज के काफी सारे मित्रों को मिला हूँ। और उन ऑनलाइन एम्यूएंस के माध्यम से हमें समझ आया कि यहाँ पे हमारे उम्र के जितने लोग हैं उनके पास बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, मगर बोलने के लिए कोई माध्यम नहीं है। तो उस समय पर ताकि हम वो हमारी उम्र के लोगों को, युवाओं को, हमारे बाद आने वाले लोगों को भी आवाज दे पाए, इसलिए हमने सोचा कि एक एम्यूएन करते हैं। तो पहले सिर्फ वो जेनिथ मनी करके हमने एक ऑनलाइन एम्यूएन किया था, जिससे हमारे पास जितनी भी आमदनी आई ऑनलाइन में हमने वो भी डोनेट करी। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हुआ विच वॉज मेड, ताकि नागपुर और नागपुर के अराउंड जितने यूथ है, हमारे पास जितना नेटवर्क है, उससे आगे भी अगर फ्यूचर में बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतने नेटवर्क में कम से कम जो युवा लोग हैं वो अपनी आवाज उठा सके, अपने मत रख सके, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सके। और इसी कारणवश हमने ओपन माइक्स भी करे हैं और जेनिथ हब करके एक इवेंट था जो वर्ल्ड कैफे करके एक कॉन्सेप्ट से आता है, जो नागपुर में हुआ नहीं है, जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन से लेके एंटरटेनमेंट में आपकी पोएट्री, सिंगिंग सब होता है। उसके अलावा एक सफा करके मेरे सहकारी चैतन्य कवि ध्रुव के लीडरशिप के अंडर और याचना गांधी के कॉन्सेप्ट के अंडर हमने वो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें फर्स्ट राउंड में वो एनजीओज वगैरह से मुलाकात करके आए थे और दूसरे राउंड में उन्हीं एनजीओज के लिए एक इवेंट हुआ था जहाँ पे वो अपने मत रख सके, अनाथ बच्चों के लिए और अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, एम्यूएंस करी। रिसेंटली लास्ट ईयर वी ऑर्गेनाइज्ड NSMN, वन ऑफ द एम्यूएंस। तो द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू एक्टिवेट द यूथ इनटू पॉलिटिक्स बेसिकली। और मतलब एक छोटे पैमाने में ही सही, हमने काफी सारे हमारे उम्र के लोगों को पॉलिटिक्स से अवेयर कर दिया। जो लोग कहते थे कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स या हमें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, वो लोग आज स्टोरीज डालते हैं या कम से कम पूछते हैं कि क्या हुआ। तो आई थिंक वही हमारा पर्पस है कि कम से कम पूछने की क्षमता सब में आनी चाहिए। मुझे ये आपने अभी जो बात कही उससे क्वेश्चन आ रहा है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या बोलना होगा? देखिए, जो हम जैसे लोग हैं वो
इसीलिए काम करते हैं ताकि ऐसे लोग आ सके, बिकॉज दैट इज अ प्रिविलेज टू से. एंड व्हेन पॉलिटिकली अवेयर पीपल वर्क, दैट्स व्हेन द प्रिविलेज गेट्स बिल्ड. वो प्रिविलेज तब बन के आता है. तो हमारा काम तो वही है ताकि ऐसे लोग बने. लेकिन पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मेरी एक अपेक्षा रहेगी आने वाली जनरेशन से कि वो अपनी पिछली जनरेशन से ज्यादा अवेयर हो, क्योंकि एक बढ़ती डेमोक्रेसी में आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है. एंड आई एक्चुअली फर्मली बिलीव कि जो लोग ये कहते हैं वो लाइफ में कभी ना कभी समझ ही जाएंगे कि वो गलत कहते हैं. वो हमारे करने ना करने से फर्क नहीं रखता, वो उनको समझना ही पड़ेगा. यस. आप एक सक्रिय युवा होने के नाते किन कार्यों में आप सहभागी रहे अब तक, और ये सब करने के लिए आपको किस चीज ने प्रेरित किया, किस घटना ने या किस विचार ने? 10वीं तक तो मैं भी वैसे ही था कि मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा पॉलिटिक्स से, और बाहर जाना चाहता था, अब्रॉड पढ़ना जाना चाहता था, ह्यूमैनिटीज लेके, ऐसे ही कुछ सिनेमाटोग्राफी टाइप करके. लेकिन जब मेरी 10वीं खत्म हुई तब 2019 आई थिंक 2019 में सीएए के प्रति कुछ प्रोटेस्ट शुरू हुए थे. तो उन प्रोटेस्ट में मैंने थोड़ा पढ़ा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, स्कूल में चर्चा होनी शुरू हुई. तो चर्चा से मुझे वो जिज्ञासा जागने लगी, और अगर जिज्ञासा एक बार शुरू हो गई तो फिर वो खत्म होना बहुत मुश्किल बात होती है. तो फिर मैं कानून पढ़ने लगा. मैंने कानूनों से सीखा कि हमारे देश के इतिहास क्या है. और मेरे पिताजी बहुत बचपन से मुझे कहते आ रहे हैं कि देश को अपने संविधान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के उनको साथ में रख के जो संगठना बनाई और ये देश बना, उसके बाद इतनी डिवर्सिटीज को साथ में लाने के लिए जो संविधान बना, उसके प्रति फिर मेरी वैल्यू बढ़ी जब मैं 10वीं में था तभी. तो प्रेरणा तो मेरी तब आई थी जब मतलब मेरी प्रेरणा एक्चुअली कविताओं से आई थी. हाँ, तो जब मैंने ये सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान कविताएं पढ़ना शुरू की, और उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावित मुझे एक कहानी करी थी, वो पीयूष मिश्रा सर एक स्टेज पे मंच पे भगत सिंह की कहानी सुनाते हैं. और वो भगत सिंह की कहानी में 22-25 साल के भगत सिंह थे. वो जब जेल में जाते हैं तब उनसे मर्सी पिटिशन लिखवाया जाता है, बाय प्रोसीजर लिखवाया जाता है. तो वो मर्सी पिटिशन उनके पिताजी ने उनके पहले लिखा हुआ रहता है. तो वो अपने पिताजी को डांटते हैं कि आप पूरे देश को लेट डाउन कर रहे हैं. आप एक मिसाल बन सकते थे कि हर माँ बाप को कैसा होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति. उन्होंने अपने पिताजी के बिस्तर के नीचे खत भी छोड़ा था कि आजादी ही मेरी दुल्हन है, जब उनको शादी करने का आया था. तो भगत सिंह जी ने जब अपने मर्सी पिटिशन में लिखा था कि द कोर्ट हैज फाउंड अस गिल्टी एंड वी हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, आई प्लीड टू द ऑनरेबल ब्रिटिश एम्पायर, एक पैराफ्रेजिंग है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, आई प्लीड टू द ब्रिटिश एम्पायर that do not hang us to death. We are not petty criminals. We are revolutionaries. Shoot us dead. And that line somewhat stuck with me. That if so many people have died for a cause, and when people like me who are privileged and blessed to have things that they can give their time to such stuff, I felt a sense of duty, and that sense of duty is still growing actually. So that sense of duty that came from that Bhagat Singh's one line still stands. That's very commendable. तो आपने बोला कि कानून पढ़ना भी आपने शुरू किया जब आपको ये सब बातें समझने लगी, और आई थिंक वही कहीं पे एक रीजन भी हो सकता है कि आपने लॉ को चुना अपनी पढ़ाई के लिए. तो मैं इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एक्चुअल में आपको प्रेरित करता है लॉ पढ़ने की? सबसे प्राइमरी रीजन तो मेरी स्कूल जो थी बचपन में वो सांदीपनि स्कूल थी, और डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उनके फाउंडर थे, इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड मैन. उन्होंने मोटो दिया था हमारी स्कूल को. वो मोटो है साविध्याय विमुक्त. इट्स अ संस्कृत श्लोक दैट ट्रांसलेट्स टू नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स. तो व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट इंटरेस्ट इन लॉ एंड कन्विंसिंग माई पेरेंट्स कि मुझे लॉ करना है, मतलब दे वर ऑलवेज रेडी फॉर मी टू डू एनीथिंग, बट स्टिल लेटिंग देम नो कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर व्हाटएवर. The primary reason was always just the curiosity. It is still the curiosity, and I believe that is why studying law does not feel like a 5-year graduation degree. It feels like what I have wanted to do, and that was the first reason, studying for knowledge. And the second reason was that if I have to do something to make a change, I need the power to do it. Knowledge is power, in fact, after all, moving apart all the political interventions. It still allows you to liberate yourself first, and to do anything for society, you need to, that is the first step to it. So hence I take law. Right.
NSUI और जैसे आपने बोला कि आपकी जो संस्था है द ज़ेनिथ ऑर्डर, ऐसी संस्थाओं से युवाओं का जुड़े रहना कितना जरूरी है और ये उनके जीवन में क्या प्रभाव डालता है? जैसे सबसे पहले तो जो जेनिथ ऑर्डर है दैट इज तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। तो जेनिथ ऑर्डर के माध्यम से मतलब हम किसी को कहते नहीं कि आपको जुड़ना चाहिए। इट वाज मोर ऑफ एन एफर्ट टू, अगर आपको कोई आवाज रखनी है देन दिस इज देयर। And even I took a college. Chaitanya is now in Mumbai studying. He's also studying law. Lavya is studying economics. And we all went our own ways. We had to get into real life and keep the work aside. तो हम नहीं भी चाहते थे तो लोगों को आवाज उठाने की वो थी, मतलब उनमें वो एक्साइटमेंट, वो उत्साह जो कहते हैं वो था ही। 8th स्टैंडर्ड में आई मेट, मतलब वो उसके 8th स्टैंडर्ड में था। आई वाज चेयरिंग अ कॉन्फ्रेंस, आई मेट हिम देयर and he was 8th standard kid, unaware of everything. Today he, due to that confidence rise that he got from doing conferences and getting associated with organizations, at the age of I think 15-16 he got an assistant lecturer position at Ramdev Baba College for a while, and then he also is aware, he is sending models. So I think it allows you for your self development also more than societal development, and that is absolutely necessary. That scientific temperament that gets built by just allowing yourself to think is, I think that is what it is important. And if anyone is thinking why should they join such an organization, well, I won't convince them, they will convince themselves in future. Yes. तो एक क्रिएटिव साइड भी है आपकी जो लेखक बनाती है आपको, और आपने 2 कविता संग्रहों का प्रकाशन किया। तो इनमें आपने किन विषयों पर बात की? तो पहली किताब, उसका नाम दास्तान है, पढ़ लो करके है। तो मेरा जो पहली किताब पे तो कोई इंटेंशन ही नहीं था। इट वाज जस्ट दैट आई हैड अ कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज एंड आई प्रिंटेड इट आउट, पब्लिश्ड इट आउट। एंड मतलब as a writer, after 15 minutes of writing something, I stopped liking it. So if I go back to those books, I don't like reading them again. That happens to everyone. Yeah. But yeah, the first one was about just I had just moved to Bombay in 10th and all that, so there was a lot of things and changes that I was going through. So just the observations of a 15-year-old kid, I guess. And the other one is named Ishq Inqilab. So that is me writing from my perspective about how love and revolution are both polar opposites and also intersecting at the same time. Because even in the recent show Hira Mandi, even in the times of Bhagat Singh, both asked the same questions, and I saw them. So the question was mulk or mohabbat. So observing those things, I started to write Ishq Inqilab. And yeah, those have been the 2 poetry books that I have published, and they are not in Devanagari, which I am sad about. I hope to publish them in Devanagari soon. Okay, so आपने English. Yeah. Ishq Inqilab is, I think, there in Devanagari, available in Devanagari. Yeah. अभी आप एक राजनीतिक टिप्पणी जिसका नाम आयरनी ऑफ आइडियोलॉजीज है, इस पे काम कर रहे हैं, तो इसकी तरफ कैसे बढ़े आप? तो अगेन ये सब 2020 और 21 के साल में ही शुरू हुआ था। उस समय पे मैंने शुरू की थी आइडियोलॉजी सुनना, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया टू बंच ऑफ थॉट्स बाय गोवरकर टू कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैं बहुत पढ़ना शुरू किया था, बट अगेन वो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उस समय भी नहीं थी, और अब भी आई डोंट थिंक उतनी डेवलप्ड है टू पब्लिश इट राइट अवे। बट उससे एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होने लगा आज की चीजों पे, आज की राजनीति पर। जो पुराने पॉलिटिकल डॉगमाज है, they don't really cater to the modern perspectives of the thing. For example, if you take Govarkar, that is a conservative right-wing side of the ideologies, and even if you have to be a conservative ideologist in this generation, you can't really be the same as that time. You have to make certain changes. Similarly with Discovery of India, I love that book personally. It is about the diversities of India. But again, I wanted to merge certain my understanding of realities with that optimism of recently freed India or about to be freed India. And Karl Marx, again, is a brilliant person to point out the problems of capitalism. And I understood all those problems at the time. I have political science as one of my subjects as well, because BA LLB. So I'm working on it, and I don't think it will be released anytime soon, because I want to take my time understanding something first.
rather than just publishing it out there. But it came to be as an observation of all the ideologies that I have to read from. For example, Machiavelli didn't have Chanakya to read and Chanakya didn't have Machiavelli to read, but we have both. So we can develop something together. That was the idea of it. And it is irony of ideologies because I refute belief in single dogmas in the first chapter. Meanwhile, what I am writing will be a dogma itself. So that is why the irony of ideologies. Many people interpret things differently, Yeah. and that is it. Yeah. एक्टिविज्म की तरफ किस तरीके से मुड़े आप? कुछ Politics मैंने ये भी सुना है कि आपने कुछ मूवमेंट्स चलाई, जी, ओके. तो उन सब के बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहले तो मैं सेंट एंड्रूज बांद्रा में पढ़ता था 11th-12th में मुंबई, और उस समय पे हिजाब का इशू हुआ था और मुझे शांति से नहीं रहा जाता. आई एम वेरी रेस्टलेस एज अ पर्सन. तो उसी दौरान आई स्टार्टेड अ चाइल्डिश मूवमेंट. चाइल्डिश, I guess I called it the Black Bandana movement because in Bombay the bandanas were really famous and everyone had them, so everyone had a black bandana. In the school also people were being stopped from wearing hijab and all that. So even my college did not have that, but we had a discussion on it, and once for the exam the person was being checked and we opposed it. Fortunately my college was liberal enough to let them inside. But it was concerning, so I started a movement called the Black Bandana movement, where if you wore, it showed solidarity. We started a petition, we signed a few hundred of those, online petitions, and the movement was basically to make the privileged kids of Bombay also realize that what is happening around them. Because after all, they don't have the problem of money, they don't have the problem of transport or a lack of certain goods, for at least majority of them, 80% of them don't. So religion is something they could really relate with because they see it happening around them. Religion and caste, those are something that are prevalent even in urban areas. So yes, that Black Bandana movement made them aware of it happening, and I remember for a good week 12 of my friends were greeting each other saying Inqilab Zindabad. It was childish. It was still fun to know that they are getting aware. And after that we did a plea for peace protest in Nagpur. It was Chaitanya's brainchild. So again the movement for Nafrat ke bazaar mein bahar mohabbat ki dukaan and all that had started. So we were like, okay, we are not politically connected, neither do we have a political background, so what can we do? So we did a protest on Samvidhan Chowk called the plea for protest. The turnout was mild, 50-60 people, but we got interviewed, things went on. And even today there are people who have become connected with politics through that. So it was like 5-4 number, but minute, but decent enough, and it has a name in the police records have our name that they conducted a non-violent protest. So it may help us in future. And there was a person sitting there who was on Adharna for almost a year. His wife had been burnt alive by certain politicians, so we found a way to get him a lawyer and everything. Touchwood, now he has his properties, a few properties of him back, and he's working again. He's still on protest for justice, but he has his income coming by. Otherwise he'd had to ask for meals from people to come for them. So things just fell into place when we started doing it. So I believe that must have been where we were supposed to be. Every experience adds Yeah. to who you are today. Yeah. And that's important. युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? That don't be afraid of trying what you want. And I don't say that in political sense also. When we talk about India developing as a country, उसमें the youth needs to, मतलब उनको समझना चाहिए कि अपने अंदर जो है that needs to be developed first. अगर जमीन पे कोई कचरा फेंक रहा है, man is probably frustrated from other things and dustbins not being there. Right? There are also other things people are frustrated from. And the trend of people being forced into do engineering, that suppresses the soul of a nation. And it is not an exaggeration to say that. Because if you can have a very brilliant, for example, say a filmmaker, and he is being shoved into a IIT, even though he'll be paying tax of 30% for his salary, he'd still not be, he could have won an Oscar for the country if he was let become a filmmaker. Similarly, we see with this Olympics as well. So don't be afraid of what you want to do. I have been fortunate enough that my parents let me do everything I do. Some people are not. So
seek out for help from anyone, but try and be bold for what you want to do. कुछ ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं. बिल्कुल हैम्पर मिलेगा. ओके ओके. लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉ स्कॉलर कौन आपका पसंदीदा है? अगेन ये तो बहुत कॉमन ओपिनियन है. DY Chandrachud is a good scholar of course, but if I had to analyze from everyone, Kapil Sibal is actually a brilliant analyst for jury and jurisprudence of that sort. Then there are also right-wing lawyers which I learn things from, even though I don't support them. This JSI Deepak, I don't agree with his opinions on history, but when he argues in the court of law, there is apart from constitutional law, laws of property and everything, he argues very well. And my senior as well, for example, Advocate Prakash Naidu, to me, I have seen his work ethic. And the work ethic, I think, matters more than what you can study from a book. So in person, I have learned from him. I'm getting a lot of names because I really admire these people. And Sunil Manohar sir had come to our college. He had come to our college for a fest. And he had certain really brilliant insights about law. And the way he spoke, the way he was composed is quite different. So yeah, but on the top, today, DY Chandrachud still stands right now. Okay. Yeah. आपकी नागपुर की पसंदीदा जगह कौन सी है? घर. वेरी क्यूट. पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते. Even if I am not a politician yet, but if I become a politician, then I will be an activist first still. And if you are an activist, you are by virtue a politician still. But I think that activism wins. For me, Yeah. I guess yes, because if I become a politician, I won't compromise on my activism. Yes. So yeah. Instagram या YouTube? Instagram. Yeah. मैसेज या कॉल? Depends on the people, but mostly messages. If it's work related, I would prefer a phone call because then it's easier to communicate. इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी? I am myself quite emotional as a person, so practicality, I would like to inculcate that in my life. Yeah. ऑर्गेनाइज्ड और मेसी? Me as a person, यस. messy, 100%. और योर वर्कप्लेस और योर होम? Workplace is not messy. Me as a person, I am messy. I'm all over the place every time. So your workplace is always organized? Yeah, that's the only place I think I organize well. Law or writing? Law. And writing has given me the ability to write law better. So, Okay. law. तो आज आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. देव से बात करके हमने जाना कि युवाओं को बाहर निकलकर कुछ करना कितना जरूरी है और यही एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है. अगर समाज में देव जैसे युवा आज कार्यशील हैं, तो मैं समझती हूँ कि देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है. तो आप सब इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपके विचार इस बारे में, इस विषयों पर क्या है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. हमारे YouTube चैनल द वेलफेयर स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए. नमस्ते. Alright, it was really great talking to Jagriti ma'am. बहुत मजा आया मुझे बात करके. And please subscribe to the Welfare State, like, share and comment. And we'll definitely catch up on other platforms as well. Thank you.